नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ेगा? क्या वो नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी अपने दम पर अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी? इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सिर्फ टॉगल शुरू हो गया है और ये शुरू हुआ है हाल में दिए गए अश्विनी चौबे के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और सरकार खुद के बल पर बनानी चाहिए। जवाब भी आने लगे हैं। संजय झा का जो जेडीयू प्रवक्ता हैं उनका जवाब आया है, संजय पासवान बीजेपी नेता हैं उनका जवाब आया है। मगर सवाल फिर से एक बार खड़ा हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी नेता। उन्होंने कहा था कि चुनाव तो होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। मगर अब सवाल फिर से खड़े हो गए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे आज विस्तार से बिहार की बात में। मगर पहले सुनिए अश्विनी चौबे ने क्या कहा और कुछ जो जवाब आए हैं संजय पासवान की तरफ से, उनको फिर बात शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। आपका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ है? कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ नहीं, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट रहता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में टीएससी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस ढंग से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाज नहीं होगा। आप लोग तो आपने सुना अश्विनी चौबे किस तरीके से कह रहे हैं कि अकेले लड़ना चाहिए। और मुख्यमंत्री का जब सवाल उनसे किया गया कि कौन होगा, तो उन्होंने बोला ये तो चुनाव बाद तय किया जाएगा। और संजय पासवान का जो जवाब आपने सुना कि अगर हम बिना नीतीश कुमार के होते चुनावी मैदान में तो 0 सीटें आती। तो इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत इसी विषय से करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे 4 खास मेहमान। सरोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष गौतम राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुजीत कुमार हमारे संवाददाता हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अश्विनी चौबे का जो बयान है उससे संशय खड़ा हो गया है कि भाई जिस तरीके से विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, मगर अब जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने बोला है उससे इस पर सवाल खड़े हुए हैं। सरोज जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इससे क्या कोई कन्फ्यूज़न पैदा होने वाला है? जो चुनावी रोड मैप है उसमें दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, जो बयान आया है अश्विनी चौबे का? आवाज़ अनम्यूट कर लीजिएगा सरोज जी अपनी।
देखिए, अश्विनी चौबे का जो बयान है और जो संजय पासवान जो बात कर रहे हैं, ये बिहार भाजपा में जो कसमकस है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है। जहां तक आपने सौरभ भाई बात की कंफ्यूजन की, तो आज देखिए जितने जदयू के सारे सांसद थे उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है संसद भवन में, 12 सांसदों ने। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सुशासन के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मतलब एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दिल्ली की बात है, लेकिन जब आप पटना आएंगे तो नीतीश कुमार को लेके, जेडीयू को लेके, उनके लीडरशिप को लेके यहाँ पर एक बर्बरिंग की स्थिति है। कोई दिल से ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार हमारे ऊपर रहें। अश्विनी चौबे उन्हीं भावना को प्रकट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं जी। की भावना को प्रकट कर रहे हैं जो यहाँ का कैडर नहीं चाहता है। रिजल्ट जो आया सबके सामने है, वो कहीं ना कहीं इसी कसमकस का परिणाम है कि हम साथ हैं या साथ नहीं हैं। लेकिन जो मजबूरी है, केंद्र की सियासत की मजबूरी है, वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को आगे रखती है। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि सुशासन का जो काम है वो नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, हुआ है, उसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। मतलब साफ है कि नीतीश जी को लेके कम से कम जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी लाइन साफ है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन है वो बिहार के लेवल पर ही है सौरभ। बिल्कुल, आपने बहुत ज़रूरी बात बोली कि दिल्ली तो तैयार है नीतीश कुमार के नाम पर, और जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए और किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार नजर आए तो वो ज़रूरत और भी बढ़ गई। मगर पटना नाराज़ है, पटना उतना खुश नहीं है, या जो कम से कम बिहार के कार्यकर्ता हैं वो उस बात को लेकर बहुत खुश नज़र नहीं आते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से चुनाव लड़ना होगा। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी भूमिका को? दिल्ली तैयार है पर बिहार में मामला गड़बड़ा रहा। अश्विनी चौबे के जो बयान आया है वो मुझे लगता है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं बिहार बीजेपी के, उनका ही प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अश्विनी कुमार चौबे जी चूंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और आम लोगों की भावनाओं को वो समझते हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय पर जब कहा गया, जब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का आगाज होना है, तो कहीं न कहीं जो कार्यकर्ताओं की जो एक भावना है उनको उन्होंने एक पटल पर लाने की कोशिश की है। उसके पीछे की रणनीति अगर हम देखें, दिल्ली की बात अगर हम करें, तो केंद्रीय जो नेतृत्व है वो बिल्कुल इस बातों को लेकर कहीं भी एग्री नहीं है, चूंकि एक कंफ्यूजन का एक माहौल है। और ऐसे स्थिति में अगर हम चुनाव की पूरी कार्य प्रणाली को अगर हम देखें, विधानसभा का अगर हम पिछले विधानसभा का देखें, लोकसभा का देखें, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक फेस है वो फेस वैल्यू में अगर हम देखें तो उसके फेस वैल्यू के आधार पर ही वहां के वोटर्स एकजुट हुए, कंसोलिडेट हुए हैं। और यही वजह है, खास तौर से आप देखेंगे कि कोई भी वोट बैंक का एक बिखराव सा हुआ है। अभी आपने देखा होगा हाल के दिनों में कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उनको एनडीए से यानी कि बीजेपी की ओर से उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी है। वहीं पर आप देखेंगे एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा जो भोजपुर से आते हैं उनको एमएलसी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कोयली जो वोट बैंक है उसको रोकने के लिए एक पूरा एक रणनीति बनाई जा रही है, ताकि जो ओबीसी का एक चंक है। ऐसी स्थिति में आज के तारीख की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा फिलहाल एनडीए के पास नहीं दिखता है, क्योंकि लगातार आरजेडी का जो वोट बैंक है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत बयान थी अश्विनी कुमार चौबे जी की, और उन्होंने खुद कहा भी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने पटल पर रखने की कोशिश की है। जी बिल्कुल मनीष जी, जैसा कि बता रहे थे भाई साहब कि अश्विनी चौबे ने जो बोला है वो उनका निजी बयान ज़्यादा लगता है। कार्यकर्ताओं की भावना उन्होंने प्रकट जरूर की है, और संजय झा का सामने से बयान भी आ गया है कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और जेडीयू के एक बड़े नेता, दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं लीडरशिप को लेकर। तो इसको सॉल्व करने की स्थिति में दिख रही है बीजेपी, क्या सॉल्व कर पाएगी इसको? सौरभ जी, इसमें दो बातों को समझने की जरूरत है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के उपरांत जो देश का राजनीतिक परिदृश्य उभरा है और जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य उभरा है, उसमें एक विरोधाभास है। जो विरोधाभास है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में इसके पहले क्या था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के लिए नीतीश की आवश्यकता थी। अब जो है
बिहार में चुनाव जीतने के लिए भी नीतीश की आवश्यकता है, और केंद्र की सरकार को अगर आगे चलना है अस्थायी तौर पर मजबूत निर्णयों के साथ, उसमें भी नीतीश की आवश्यकता है। और इसी कारण से जो है उनको एनडीए में शामिल कराया गया और उनकी कुछ पूर्व शर्तों पर विचार किया गया। उनकी जो पूर्व शर्त थी कि आप, दो शर्त उन्होंने रखा था एनडीए में, जब ये 2024 के जनवरी में वो महागठबंधन छोड़ के आए थे, वो ये था कि चुनाव के उपरांत विधानसभा को पहले भंग किया जाएगा, समय से पूर्व भंग किया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। और चुनाव के बाद जो है उन्होंने अभी ये शर्त रखी है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उनको ये समझाने में सफल रही कि इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जो आपका मैंडेट है, उस मैंडेट से कुछ संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो अभी बहुत अच्छा समय नहीं है बिहार विधानसभा का चुनाव कराने के लिए। इसलिए उनको ये कहा गया कि चुनाव तो हम बाद में कराएंगे, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि अगला चुनाव हम आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, ऐसी बात उन्होंने कह दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जी। क्या मान रही है कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सबको पता है, महाराष्ट्र में क्या हुआ पता है, बंगाल में जिस जगह को तलाश रहे थे, राजनीतिक सतह को तलाश रहे थे, वो पाने में विफल रहे। बिहार में अगर नीतीश कुमार और राजद और भाजपा ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कौन पहले कौन दूसरे पायदान और कौन तीसरे पायदान पे रहेगा, ये अगर चलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। शुभ भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने यह एक सहमति बन रही है कि अब हमें बिहार में अपने स्वयं के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहिए, और उसमें नीतीश कुमार को लेकर के वो सिर्फ ये पूरी तरह से सहमत हैं कि उनका अब सीमित जो है नेतृत्व है जनता दल यूनाइटेड में, उनके बाद एक पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम होगा। उसी समय भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी वो जगह प्राप्त कर लेगी जिसके लिए वो बहुत दिनों से प्रयास कर। बिल्कुल। अब ये देखिए, ध्यान करिए, जब लोकसभा चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले ये लगने भी लगा था कि लोकसभा चुनाव तक ज़रूरत है नीतीश कुमार की, और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी अकेले जाए। मगर नतीजे कुछ ऐसे आए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से ताकतवर सूरमा की तरह सामने आए, किंग मेकर की भूमिका में सामने आए। और देखिए, बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है जो नाराज़ रहती थी, वही सम्राट चौधरी जो साफा बांध के घूमते थे इनके खिलाफ नीतीश कुमार के, उनको बोलना पड़ा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, कि नेतृत्व हमारा नीतीश कुमार ही करेंगे अगले विधानसभा चुनाव में। सुजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अश्विनी चौबे के बयान को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली आश्वस्त है नीतीश कुमार के नाम पे, बिहार की जो लीडरशिप है, प्रदेश अध्यक्ष हों या डिप्टी सीएम दोनों लोग बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है, मगर इस बीच अश्विनी चौबे का ये बयान, तो क्या मतलब एक्चुअल स्टैंड है, क्या नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा या कंफ्यूजन है? देखिए सौरभ, अश्विनी चौबे ये छोटे मोटे नेता है। अश्विनी चौबे किसी के बड़े चेहरे नहीं जाता है। अश्विनी चौबे राज्य की राजनीति में उनका एक लंबा अनुभव रहा है, मंत्री रहे हैं, वो नीतीश कुमार की कैबिनेट रहे, मोदी गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं। बात दरअसल ये है कि एक बार कोई अगर बात कही जाए तो ये माना जा सकता है कि कोई भी भावना में आके बोल दिया, लेकिन अगर एक ही बात को बार बार कही जाए तो ये बहुत कुछ इशारा करती है। उन्होंने चंद रोज पहले भी ये बात कही थी, उन्होंने कल भी ये बात कही है। ये बहुत ही सोचने वाली बिंदु है। दूसरी बात, जैसे संजय झा ने दिल्ली में इस चीज का काउंटर किया, वैसे ही आज जमा खान जो जदयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के पार्टी का एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा है, उन्होंने भी इस बयान से काफी नाराजगी दिखाई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी चौबे जो बात कह रहे हैं और जिस तरीके से जदयू का उस पर काउंटर हो रहा है, ये एक दूसरे के विरोधाभास को सामने ला रहा है। अब रही बात अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी की बात की, आपको मैं फिर एक अपडेट और देना चाहूंगा। सम्राट चौधरी ने फिर आज इस बात को दोहरा दिया है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बहुत ही नूरा कुश्ती का माहौल बन गया है।
और हमारे आदरणीय सरोज सर कह रहे थे, कश्मकश का माहौल है। जो ये दो एक दूसरे के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, बीजेपी के दो शीर्ष नेता हैं, तो ये कश्मकश को ही दोहरा रहा है और स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेता एक अच्छे खासे कद के हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक केंद्र में मंत्री रहे हैं, और ये जो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस चीज को बहुत माइन्यूटली अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ तालमेल की कमी जरूर है और कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है या पकने की तैयारी है, जिसके बाद से इस तरह के बयान आ रहे हैं। कह रहे हैं दोनों ही बड़े नेता हैं और दोनों के बीच लगातार विरोधाभास नजर आ रहा है। उस विषय पर बात करेंगे कि सम्राट चौधरी के खिलाफ भी एक तरीके से कटाक्ष किया है कि बाहरी नेता नहीं चाहिए। अश्विनी चौबे ने ये बात भी बोली है, मगर संजय पासवान ने जो बात बोली कि अगर नीतीश कुमार साथ ना होते तो 0 सीटें आती लोकसभा चुनाव में। इसके लिहाज से अगर आंकड़े देख लें आप तो जो चुनावी नतीजे रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन के वोट जो हैं 8.5% बढ़े हैं। एनडीए के कुल 45.51% रहे और इंडिया गठबंधन के 36.5 रहे, मतलब कि लगभग 9% का अंतर है। मगर 2019 के लिहाज से आप देखेंगे तो 22% का तब अंतर हुआ करता, तो वो घट के 9% पर ही आ गया। तो आप देखिए कि जब साथ दिख रहे हैं एनडीए में नीतीश कुमार, लोजपा और बीजेपी, तब ये आंकड़ा है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जो संजय पासवान कह रहे हैं वो बात गलत नज़र नहीं आती है। ऐसे में सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये बीजेपी इसके लिए विचार कर सकती है क्या वाकई कि विधानसभा चुनाव में बिना नीतीश कुमार को फेस घोषित किए हुए, बिना उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि लोकसभा चुनाव के पहले लग रहा था। सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो सियासत है तो बहुत चीज पॉसिबल है। देखिए, नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार के पॉलिटिक्स में, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन हम लोग को 14 का चुनाव भी सौरभ भाई नहीं भूलना चाहिए, जब भाजपा लड़ी थी लोजपा के साथ और एक पार्टी थी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। हमको ध्यान आता है 22-23 सीटें भाजपा ने जीती थी जी। तो ये एक बना देना कि नीतीश रहेंगे तभी भाजपा जीतेगी, ये आंकड़े नहीं बताते हैं। 14 के आंकड़े आप देख सकते हैं, लेकिन एक बैलेंसिंग फैक्टर है नीतीश कुमार, जिधर रहेंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा, ये एक सच्चाई है। लोकसभा चुनाव में भी ये साबित हुआ, 24 के चुनाव में भी। लेकिन एकदम उनपे ही डिपेंडेंट हो जाएगी भाजपा, जो भाजपा का लोकल कैडर नेता नहीं चाहते हैं, और इसकी तैयारी शुरू है। ये देखिए, कोई अकेला अश्विनी चौबे का बयान आ गया खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिलसिला चलेगा, अलग अलग नेता इस तरह के बयान देते रहेंगे और ये दबाव आला कमान पर बनाएंगे कि आप रिकंसीडर करिए अपने फैसले को, क्योंकि पार्टी को अगर एस्टेब्लिश करना है, भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को बिहार में भी, तो आप बहुत लंबे अरसे तक एक बैसाखी के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको पिछला 14 का आंकड़ा भी देखना चाहिए और विधानसभा चुनाव के भी कुछ आंकड़े देखने चाहिए। तो भाजपा की तैयारी जरूर होगी कि अपने बलबूते वो चुनाव लड़े, लेकिन जो केंद्र की सियासत है उसके मद्देनजर क्या फैसला होगा, क्योंकि केंद्र की बात को ही बिहार को मानना है, तो वहां से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बयानबाजी के स्तर पर चीजें चलती रहेगी, एक दूसरे पर बयानबाजी होगी, फिर उसका खंडन होगा, मंडन होगा, जैसे अश्विनी चौबे वाले बयान के बाद हो रहा है। तो ये सिलसिला चलेगा, लेकिन ये एकदम मान के नहीं चला जा सकता कि नीतीश कुमार को माइनस करने के बाद भाजपा एकदम 0 पर आउट हो जाएगी, जैसा कि संजय पासवान ने कल के बयान में कहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग परिस्थितियां होती है, समय काल चक्र कालखंड है, परिणाम बदलते हैं, लोगों के भाव बदलते हैं, मतदाताओं के भी भाव बदलते हैं। कौन जानता था अगर जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए थी 19-24 में, अगर भाजपा दूसरे गठबंधन के साथ लड़ती तो हो सकता है बेहतर कर सकती थी। हम लोग तो 2+2+4 जोड़ दे रहे हैं आंकड़ों का, इसको इतना वोट मिला, इसको इतना वोट मिला, लेकिन अकेले अगर भाजपा लड़ती चुनाव यहाँ पर अपने छोटे सहयोगियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो ऐसा नहीं है कि उनको सीटें नहीं आती, सीटें आती, नंबर क्या आता है वो अलग कहानी है, लेकिन वो 0 पर सिमट जाती, ये कहना कहीं से हमको तो उचित नहीं लग रहा है। बिल्कुल। राजेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या संभावना है जो लगातार दिल्ली के ऊपर बिहार बीजेपी के नेताओं का एक दबाव बन रहा है कि अकेले हमको जाना चाहिए या
अपना भाजपा का विस्तार कैसे हो, इस तरफ इशारा वो कर रहे हैं। या आप याद करिए कि लोकसभा चुनाव के पहले तक ये बात भी होने लगी थी कि नीतीश कुमार की एज ए लीडर कितनी क्रेडिबिलिटी बची है, जब वो इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं इसको लेकर। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें कितना आपको संभावना लगती है कि बीजेपी अकेले जा सकती है? देखिए, आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल करा है। जो गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, खासतौर से अपने सूबे बिहार की अगर बात करें, तो आम लोगों के एक जनमानस के अंदर एक उनके एक पटल पर उनके सामने गुड गवर्नेंस का जिस तरह से उन्होंने एक रूपरेखा लोगों के सामने रखा। समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उन्हें विकास से जोड़ने की, कड़ी से जोड़ने की कोशिश की गई। क्योंकि हमको याद है कि जब मैं चुनाव के दौरान में जब हम वोटरों के साथ हम थे, तो उनका कहना था कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव जी ने लालटेन तो दे दिया, लेकिन इसमें केरोसिन जो तेल है, यानी कि हम 2015 की बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमें मिल पाया। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उनका एक फेस जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उनके फेस के अलावा फिलहाल एनडीए के अंदर कोई एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं मिल सकता है। हाँ, ये बात सही है कि ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी 0 पर आउट हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और आपको ये भी ध्यान देना होगा, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो राष्ट्रीय रणनीतिकार है उस बातों को ध्यान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी इस बार इजाफा हुआ है, और आरजेडी के वोट बैंक में भी इजाफा हुआ है। तकरीबन 9% और 1.5% कांग्रेस पार्टी के वोट में भी इजाफा हुआ है। तो ये कौन वोटर्स है, और उनका जो एक आंतरिक जो उनकी रिपोर्ट है, जो बीजेपी की जो सर्वे होती है, उस सर्वे में कहीं ना कहीं एक बात को तो वो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके सामने वो बातें हैं। और शायद 29 तारीख को जब माफ कीजिएगा, जनता दल यू की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक होगी, तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक फेस के रूप में फिर से पेश किया जाएगा बिहार के रूप में, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिला था, जिसको वो ठुकराकर देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माइनस करके उन्हें हटाकर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए, इसकी संभावना फिलहाल बीजेपी के रणनीतिकार भी समझने बिल्कुल उनके सामने भी जो एक सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे जी चूंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आम लोगों की कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने ये भी साथ कहा कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में अगले 5 वर्षों तक वो कार्य करते रहेंगे। तो ये साफ जाहिर है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने के लिए, साथ साथ जो सूबे के अंदर जो हालात है उस हालात को केंद्रीय नेतृत्व के सामने पहुंचाने के लिए और एक समन्वय बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ताकि जो बिहार का जो एक बिहार की एक तस्वीर है उस तस्वीर को और मजबूती के साथ पेश किया जाए जो अगला विधानसभा का चुनाव है। शायद यही वजह है कि अश्विनी कुमार चौबे जी ने भाई सोच समझी रणनीति के तहत उन्होंने इस तरह के सवाल को आगे रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बगैर क्या बीजेपी जा सकती है, तो सेंट्रल पर जो दिल्ली की लीडरशिप है उस पर तो तमाम दबाव काम करेंगे, जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की उसका दबाव रहेगा। और जो हाल में नतीजे आए इसमें देखा कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे तमाम जो जातियां उनको वोट देना बंद कर दी थी उनकी वापस से गोलबंदी की। खासतौर पर जो कुशवाहा वोटर्स हैं उनका टूटना एक अपने आप में रिमार्केबल रहा। और अब जब विधानसभा चुनाव आने हैं और जैसे आरजेडी के वोट परसेंटेज बढ़ा है, आरजेडी का बढ़ा है, कांग्रेस का बढ़ा है, उसके सहयोगियों का बढ़ा है, ऐसी स्थिति में तो ये दबाव भी काम करेगा उन पर कि नीतीश को साथ में रखना पड़ेगा। जी सौरभ जी, मैं जो आदरणीय सरोज सिंह जी ने कही थी कि बिहार भारतीय जनता पार्टी में जो है कसमकस की स्थिति है नेताओं में, वो निश्चित तौर पर उसको समझने की जरूरत है कि वो कसमकस का कारण क्या है। जी। कारण ये है कि जब 2025 विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार के 19 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी के साथ उनको जाना है जी। और सेंटर का भी लगभग 12 साल का एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाना है। तो डबल इंजन की सरकार की जगह डबल इंजन का एंटी इनकम्बेंसी को उनको न्यूट्रलाइज करके जीतना है। और अब जो नया राजनीतिक वातावरण बिहार में निर्मित हुआ है उसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की, केवल एक सीट पर जो आज की इंडिया गठबंधन है कांग्रेस जीत पाई थी। उसके बाद जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो महागठबंधन ने उस विधानसभा चुनाव में बहुत
कड़ी टक्कर दी थी एनडीए को। बिल्कुल। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर विजय प्राप्त की है इंडिया गठबंधन ने और एनडीए 39 से 30 पे आई है। और ना सिर्फ ये संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और मुख्य तौर पर जो उनके रणनीतिकार हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा वर्ग था मतदाताओं का जो बिहार में मत केंद्रों पर कहता हुआ सुना गया कि केंद्र की राजनीति के लिए वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें स्थानीय सरकार के गठन के लिए वोट करना होता तो वो राजद के लिए वोट करते। क्योंकि जो तेजस्वी ने नौकरी का जो एक अपने को पेश किया है मसीहा के रूप में, वह वहां के युवाओं तक पहुंचा है। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है और एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है, जैसा कि आप ही ने कहा, विशेष तौर पे कुशवाहा और उनके साथ साथ मल्लाह और कुछ वैश्य मतदाताओं पर भी निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अश्विनी चौबे ने अपने रणनीतिकारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जाहिर किया कि अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा अपने वक्तव्य में कि मैं तो पूरी तरह से लग जाऊंगा, ठीक है, और अभी हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो तो केंद्रीय नेतृत्व समय आने पे तय कर देगा कि नीतीश कुमार होंगे या भारतीय जनता पार्टी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सुजीत, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि लंबे समय से बिहार की अपनी एंटी इनकम्बेंसी है और जो केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी है वो पिछले 2 टर्म की हो गई है। ऐसे में कैसे निपटेंगे? नीतीश कुमार का बैगेज एक जो रहेगा इतने लंबे समय का वो भी देखना होगा, तो इसको लेकर नीतीश कुमार को साथ रखना भी ज़रूरी दिख रहा है आज के जो फिलहाल जो समीकरण हैं उस लिहाज से अगर देखें। मगर जो इतने लंबी समय की एंटी इनकम्बेंसी है उससे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बन रही, क्या कुछ स्पेशल पैकेज, जो तमाम तरह की जो चर्चा चल रही थी उसकी तरफ क्या बीजेपी आगे बढ़ रही, कुछ चर्चा है इसी राजधानी में? जी सौरभ, देखिए, नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या होगी भी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हालांकि उसका थोड़ा बहुत मुजाहरा तो इस बार तो लोकसभा चुनाव में ही दिख गया है, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में फिनिक्स है, एक ऐसा पक्षी जो कभी मरता नहीं। नीतीश कुमार फिनिक्स हैं बिहार की राजनीति के, और पूरी इर्द गिर्द राजनीति उन्हीं के चलते रहती है, चाहे वो 3 नंबर पे रहे लेकिन सीएम तो बनते रहते हैं। ये बात अलग है कि कैसी परिस्थितियां बनती हैं, किस परिस्थिति में वो बनते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति के दौरान जिस तरीके से मैसेज दिया है वो मैनेजमेंट के लोगों को भी सीखने की बहुत जरूरी होती है कि अगर आपके पास बढ़िया ऑफर है तो पुराने ऑफर को आप छोड़ सकते हैं, नए ऑफर के साथ जा सकते हैं। रही बात जनता इसको कितना पसंद करती है, मैनेजमेंट की बात अलग हो गई और जो राजनीति है वो अलग चीज हो गई, ये अलग विषय है। जी सौरभ जी, मैं चुनाव के दौरान मैं भी फील्ड में था, मुझे 2-3 जगह पे तो नहीं लेकिन कम से कम 6-7 जगहों पे बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली थी। दिलचस्प चीज ये देखने को मिली थी कि एंटी इनकम्बेंसी तो लोगों की थी लेकिन विरोध नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आया था, मैं आपको दिल से बात बताऊं तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, क्योंकि लोगों ने काफी सारी निगेटिव बातें कही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जब मत देने की बात आई तो 30 सीटें तो झोली में डाल दी। तो इसको अभी के हालात जो है उसको अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी अगर यही बरकरार रहा तो अगला चुनाव बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के साथ अगर विरोध रहा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत दिक्कत रही। बात अगर नीतीश कुमार के चेहरे की, तो देखिए सौरभ जी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात स्वीकार करनी होगी, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी या कोई भी हो। नीतीश कुमार अभी जिस मकाम पे हैं, जो चेहरा अभी उनका है,
फिलहाल उनके आसपास अभी कोई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये एक तेजस्वी बड़ा यादव सवाल तो रहता ही है बीजेपी के सामने कि आपका लीडर कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, किसके नेतृत्व में मैदान में जाएंगे। बीजेपी के अंदर ये सवाल तो रहता ही है जब आप बिहार के लीडर के तौर पर बात होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो ये सवाल तो रहता है। और सम्राट चौधरी इस बीच हाल में बीजेपी में उनका अच्छा उभार हुआ है। उनको आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो यानी कि प्रदेश की कमान दी गई। उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। पिछली बार 2 अलग डिप्टी सीएम थे, इस बार 2 नए डिप्टी सीएम हमको देखने को मिले नई सरकार में। मगर जिस तरीके से सम्राट चौधरी का इस बीच विरोध हुआ है वो भी देखने वाला। और जो अश्विनी चौबे का जो बयान आया है उसमें उन्होंने अगले प्रदेश अध्यक्ष की तरफ भी इशारा कर दिया है, खुद की भी थोड़ी सी दावेदारी ठोक दी है। और साथ ही साथ जो एक लाइन बोली कि आयातित माल नहीं चलेगा, तो इसके जो मायने निकाले जा रहे हैं लोग इसको मान रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी की तरफ इशारा था। और इस तरह का बयान और नेताओं की तरफ से भी बिहार बीजेपी में आ चुके हैं सम्राट चौधरी के खिलाफ। तो सम्राट चौधरी के सामने भी बड़ा संकट है कि वो क्या करें। उनके लिहाज से जो देखा जा रहा है, तमाम लोग उनके जो समर्थक हैं, जानकार हैं, कह रहे हैं कि वो खुद भी संगठन में वापसी करना चाहते हैं, सरकार वाली पोस्ट छोड़ना चाहते हैं। तो सरोज जी, सम्राट चौधरी के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान रहने वाला आने वाला वक्त? ये 2 बातें हैं सौरभ भाई। सम्राट भाई पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बात जो अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद 30 सीटें आ गई। तो चुनाव के दरमियान सब लोग घूम ही रहे थे, हम लोग भी घूम ही रहे थे। एक चीज तो बहुत क्लियर कट था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको प्रधानमंत्री बनाना है, इसके नाम पर भी वोट हुआ है और बहुत ज्यादा वोट बिहार में हुआ है। अगर संख्या 30 तक गई है तो नरेंद्र मोदी का फैक्टर वहां पे काम किया हुआ है। सोशल इक्वेशन का भी अपना स्थान है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर खासकर अगड़ी जातियों ने तो वोट किया ही किया है, इसमें कोई दुविधा नहीं। बात आप सम्राट चौधरी की आप कर रहे थे, तो सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल घड़ी शुरू हो चुकी है। चुनाव के दरमियान जब पहला चरण का मतदान हुआ था बिहार में, उसी दिन से उनका जो है उल्टी गिनती शुरू हुई है। जब अभय कुशवाहा का वोट मिला और सुशील जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ ढहने के कगार पर था, उस समय कहा गया था और ढह ही गया। तो उसी समय से सम्राट चौधरी की जो नेतृत्व क्षमता है और खासकर अपने कास्ट के वोट को ट्रांसफर करने की क्षमता है, उस पर एक प्रश्न लगा। और चुनाव खत्म होते होते 7वें चरण के बाद इस कंक्लूजन पर भाजपा नेतृत्व भी पहुंचा कि कुशवाहा वोट को ट्रांसफर करने में सम्राट चौधरी सफल नहीं हुए। अब इस मामले में देखिए, उनको सम्राट चौधरी के लोगों से बात करिएगा, साफ साफ कहेंगे कि आपने आजादी कितनी दी, आपने कितने कुशवाहा को टिकट दिया भाजपा से, किसी को नहीं दिया। आप बलि का बकरा सम्राट चौधरी को क्यों बना रहे हैं? अगर किसी को आप दे देते किसी को, तो एक कहने को होता कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे तो हमने कुशवाहा बिरादरी के लोगों को टिकट दिया, लेकिन आपने टिकट किसी को नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, अगला लोग 7 आदमी को दे रहा है, आप किसी को नहीं दे रहे हैं अपने पार्टी से। तो वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन किसी को बलि का बकरा बनाना है तो बनना ही बनना है। सम्राट चौधरी खुद इशारा कर चुके हैं कि एक पद तो उनको छोड़ना ही छोड़ना है। अब वो अध्यक्ष का छोड़े चाहे डिप्टी सीएम का छोड़े, लेकिन लगता है कि आपके हिसाब से सरोज जी क्या ज्यादा मुफीद रहेगा सम्राट चौधरी के लिए, कि वो सरकार में बने रहेंगे, संगठन में वापसी उनकी हो जाए और वो संगठन के लिहाज से विधानसभा चुनाव की तैयारी करें? सम्राट चौधरी की अपनी इच्छा है, जो बातचीत में वो कहते हैं, उनको लगता है कि संगठन में वो रहना चाहते हैं और जो चुनाव होने वाला बिहार में एक बार फिर अपनी वो ताकत को दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा की कहानी भूली जाए, विधानसभा में हम उसको रिकैप करेंगे। उनकी अपनी इच्छा है, तो अब तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि उनको किस में रहना है, लेकिन एक पद तो जाना है। और जिस तरह से अश्विनी चौबे का बयान आज आया है आयातित वाला, लगता है कि संगठन में उनकी जो है छुट्टी हो सकती है, क्योंकि इतना टाइट बयान का मतलब है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन सम्राट चौधरी की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहें और जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें अपनी ताकत को एक बार दिखाएं पूरी आजादी के साथ। बिल्कुल। राजेश जी, आप कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी, उनका भविष्य क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए, और जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी चूंकि बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं और एक युवा चेहरा भी है बीजेपी के अंदर, लेकिन ये बात सही है कि वो बाहर से आए और शायद यही वजह कि अश्विनी कुमार चौबे ने अपनी बातों को रखा
तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो एक मंशा थी, वो मंशा से साफ जाहिर होता है कि सम्राट चौधरी को फिलहाल जो मेरी जानकारी है, जो मेरी बातचीत हुई है, उनके हिसाब से इन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये डिप्टी सीएम रहेंगे। चूंकि इसका वजह ये है कि वो जो उनका एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक का लीडर कौन है? वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह के जो हालात हुए हैं, चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कुशवाहा का जो वोट बैंक है, उसमें एक बड़े पैमाने पर बिखराव की स्थिति देखने को मिली, और शायद यही वजह है कि अभय कुशवाहा को समय रहते आरजेडी ने संसदीय दल का नेता भी बना दिया। तो कहीं ना कहीं जो कुशवाहा वोट बैंक को रिझाने की एक कोशिश की जा रही है, उसमें अगर सबसे बड़ा सूबे के अंदर एक कोई चेहरा है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर से जो अति पिछड़ा वर्ग बैंक जो है, वोट बैंक है। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का जो एक लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह का फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूला में अगर कोई सेंध अभी तक लगा पाया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि इनका जो सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला है, खासतौर से अति पिछड़ा वर्ग का, उसमें अभी तक उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बिखराव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस वोट बैंक को और कैसे मजबूत करे, इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके रणनीतिकार, उस पर वो काम कर रहे हैं। वही उसी विषय पर जनता दल यू के जो वरिष्ठ नेता रणनीतिकार है, वो भी इस विषय पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सम्राट चौधरी जी को फिलहाल अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस त्यागपत्र देने के पीछे की एक रणनीति भी होगी, और साथ साथ वो सूबे के डिप्टी सीएम है, तो कुशवाहा के एक बड़ा चेहरा के तौर पर उनको पेश बीजेपी निश्चित तौर से कर रही है। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो कुशवाहा वोट बैंक का नेतृत्व फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, ऐसी वो एक रणनीति बना रहे हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो केंद्रीय नेतृत्व में आज जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक किंग मेकर के तौर पर सामने है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें नजरअंदाज करना फिलहाल तो मुझे संभव नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। मनीष जी, जैसे सरोज जी कह रहे थे अभी कि सारा ठीकरा फोड़ देना सम्राट चौधरी पर ही कि कुशवाहा जो वोट नहीं मिला है और वो तुम्हारी वजह से नहीं मिला है, तमाम जो विरोध जो हो रहा है उनका, और जबकि टिकट जब बंटवारे की बात आई तो उनकी उतनी चली नहीं, एक भी कुशवाहा प्रत्याशी नहीं उतारा गया, तो सारा ठीकरा उन पर फोड़ना, सारा विरोध उनके खिलाफ हो जाना, और अचानक से भाई पार्टी की तो नीति है बीजेपी में कि एक आदमी एक पद रख सकता है, वो तो ठीक बात है, मगर जिस तरीके से विरोध हो रहा है सम्राट चौधरी का, और उनको जैसे लीडर के तौर पर डेवलप किया जा रहा था कि युवा फेस बिहार में, और कुशवाहा जाति जो सबसे मजबूत जाति मानी जाती है, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे यादवों के बाद वहाँ पर, तो उसको उसके लीडर के तौर पर डेवलप किया जा रहा था। राजेश जी जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी उन पूरे वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर बीजेपी तो नीतीश कुमार के बाद कभी सोचती है ना, उसको तो लगता है कि इसके बाद कौन होगा, उस जो खेमा है उसको संभाल के सहेज के कौन रख सकता है हमारे फेवर में, तो उस लिहाज से भी सोचते हैं। मगर जो विरोध हो रहा है, अंतर कलह हो रखी है सम्राट चौधरी के नाम पर, क्या देख रहे हैं आप? क्या इसको मैनेज कर पाएगी बीजेपी, दिल्ली लीडरशिप क्या कुछ इसके लिए कुछ सोच रही है, विचार कर रही है? जी सौरभ जी, जैसा कि सरोज जी ने कहा, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है कि पूरा ठीकरा सम्राट चौधरी पे फोड़ देना ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं एक चीज जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि उनको जिम्मेवारी नहीं दी गई थी कि सारा जो है कुशवाहा वोट आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लाना है, बट उनसे उम्मीद थी। ठीक है, उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर पाए। और भी काम कर रही थी एनडीए कुशवाहा वोट को अपने पाले में रखने के लिए। अन्य काम के साथ साथ उनकी एक उम्मीद थी कि अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष उसी समाज से आते हैं और एक चेहरा है, तो निश्चित तौर पर वो उस वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाएगी। लेकिन वो ऐसा करने में एनडीए सफल नहीं रही, क्योंकि दूसरे छोर से जो प्रयास हुआ इस वोट बैंक को तोड़ने का, वो ज्यादा कमिटेड एफर्ट डाला गया बनिस्बत इनके तुलना में कि ये उसको इंटैक्ट रखने के लिए क्या करते। तो इसलिए ये न्यायोचित नहीं होगा कि सारा ठीकरा सम्राट चौधरी पर फोड़ दिया जाए। लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने यह स्थापित कर दिया है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता अभी नहीं, स्थापित नेता नहीं है, और आने वाले कुछ वर्षों में स्थापित नेता के रूप में उभरने की भी संभावना कम है। और यही कारण है, मुझे जो लगता है कि उनको जो 2 पद है उनके पास, उसमें से उनकी भले ही व्यक्तिगत रुचि हो संगठन में रहकर काम करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनको संगठन से दूर करेगा और उनको सरकार में बनाए रखेगा।
देखिए, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे ना, तो बिहार में लोगों की एक आवाज आ रही थी कि बिहार भाजपा में उत्तर प्रदेश के योगी जैसा एक नेता और उसके कार्यशैली वाला एक नेतृत्व की जरूरत है। और जब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो जो प्रथम जो इनके प्रति जो छवि निर्मित हुई कि लगता है कि ये बिहार के योगी साबित होंगे। लेकिन अब वो इस वक्त में धीरे धीरे ये लगने लगा है कि हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे थे, जनता भी और उनकी पार्टी में भी। इसलिए अब जो है एक नेतृत्व को उभारने के लिए सकारात्मक कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि बिहार की राजनीति में अगर वो जो जिस जगह को वो तलाश रही है उसको हासिल करना है तो उसे राज्य में एक ठोस नेतृत्व को उभारना होगा। कौन होगा वो नेतृत्व, उस पे पूरा मंथन चल रहा है भाजपा के अंदर खाने, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ आश्चर्यचकित करने वाले चेहरों को भी आगे करके भाजपा मौका दे। बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत ही मज़ेदार मौजूद सवाल उठाया है कि अगला नेतृत्वकर्ता बिहार बीजेपी का कौन हो सकता है। और मुझे लगता है पूरे बिहार, खासतौर पर बीजेपी के जो काडर है उसकी नज़र इस बात पर रहेगी कि अगर सम्राट चौधरी हटते हैं तो कौन होगा। सुजीत, किन नामों की चर्चा है अगले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, ये मैं जानना चाहता हूँ। और उससे पहले ये जो अंतर्कलह चल रही है इनके नाम को लेकर, सम्राट चौधरी को लेकर, इसको लेकर जो बिहार बीजेपी यूनिट है और दिल्ली बीजेपी यूनिट, इसके बीच क्या कुछ बातचीत हुई है? सुजीत, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे लगता है सुजीत तक आवाज नहीं जा रही है हमारी। सरोज जी, जैसा कि मनीष जी ने जिक्र कर ही दिया कि अगला नेतृत्वकर्ता कौन हो सकता है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों के हिसाब से क्या चर्चाएं हैं बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किन नामों की चर्चा चल रही है अगले? सौरभ भाई, नामों की चर्चा तो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो चर्चा में है कि किस बिरादरी से अध्यक्ष होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ बिहार में, ये चीज साबित हुई है। और कल संजय पासवान ने उसकी ओर इशारा भी किया, आपने भी सुना होगा उनका बयान, कि जो बिहार का चुनाव हुआ है वो कास्ट बेस्ड चुनाव हुआ है, कैडर बेस्ड चुनाव नहीं हुआ, कास्ट बेस्ड चुनाव हुआ है। और जो कास्ट की राजनीति है उसके 2 पीएचडी होल्डर ऑलरेडी बिहार में हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। तो उसके सामने भाजपा नहीं टिकेगी। जब जात की राजनीति होगी भाजपा नहीं टिक पाएगी। जो भाजपा की यूएसपी है और जो उसका अपना चरित्र है, देखिए हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, धार्मिक पोलराइजेशन, ये तमाम चीजें भाजपा को सूट करती है। और जो कहा जाता था कि भाजपा ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, भाजपा को वहां लौटना ही होगा। और जो हमारी जानकारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे सम्राट के बाद, अगर सम्राट हटते हैं तो वो ब्राह्मण या बनिया बिरादरी का ही होगा। क्योंकि वैश्य वोटर में जो नाराजगी है, जो उसका मूल वोटर है जो चुनाव में दिखा, उसको मैसेज देने के लिए, ब्राह्मणों के बीच मैसेज देने के लिए इसी 2 बिरादरी में से किसी एक बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनेगा अगर सम्राट चौधरी हटते हैं तो। बिल्कुल। सुजीत वापस लौट आए। सुजीत, मैं पूछ रहा था कि अगला नेतृत्वकर्ता अगर सम्राट चौधरी हटते हैं तो कौन हो सकता है, किन नामों की चर्चा चल रही है पटना में? जी देखिए सौरभ, बिल्कुल आदरणीय सरोज जी ने बहुत मार्के वाली बात कही है। और जो मेरे पास इनपुट है उसमें एक नाम जो ऐसा तैर रहा है, तो वो नाम ऑलरेडी पहले भी बिहार बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका है और वो नाम संजय जायसवाल का है। वो नाम तैर रहा है। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि उनको फिर से बिहार बीजेपी की कमान दी जाए, बिहार बीजेपी की कमान दी जाए। अब रही बात ब्राह्मण या किसी और वार्ड क्लास के चेहरे को अगर बनाया जाए, तो देखिए अभी मेरी कल परसों ही बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, जो कि फॉर्मल बात की थी और ऑफिस तरीके से बातचीत हो रही थी, तो उसमें ये नाम तैर रहा था। लेकिन नबुआ इस बात का ये है, फाइनल जो डिसीजन है वो तो आला कमान को लेना है। लेकिन हाँ, ये तय है कि सम्राट चौधरी जो हैं, इनको तो प्रदेश अध्यक्ष जो है शायद बीजेपी नहीं रहे। बीजेपी अगले चुनाव से पहले अपने तमाम जो स्विच ढीले पड़ गए उनको पूरी तरीके से कसने की तैयारी में है।
और उसको कसने के लिए उसको जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हालांकि सेंटर में नीतीश कुमार रहेंगे, ध्यान में सेंटर नीतीश कुमार रहेंगे, उनको मद्देनजर देखते हुए और उनके अपने पेच को कसने की पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है। इनफैक्ट उस पर कवायद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो नाम है उनमें कुछ नाम संजय जायसवाल के हैं, जो इसमें प्रमुखता से मैं संजय जायसवाल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ कद्दावर लोगों से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने इनकार भी नहीं किया था और स्वीकार भी नहीं किया था, वो न्यूट्रल थे। अगर वो ऐसी कुछ बात होती है तो वो न्यूट्रल नहीं रहते। और भी नाम आ बिल्कुल। सकते तो कुल हैं। मिला के ये देखने वाला होगा कि अगली लीडरशिप किसके हाथ में सौंपी जाती है और चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर क्या रोड मैप तय होता है। नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो फिर से अब थोड़ा सा आत्मंथन शुरू हो गया है, मुझे लगता है करना पड़ेगा, पार्टी को शुरू करना पड़ेगा कि क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बिहार में तो इस तरह का हल्ला शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाना चाहिए कि नहीं। दिल्ली जरूर राजी होगा क्योंकि वहाँ से लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे। तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है विधानसभा चुनाव आते आते देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में। आप सभी जो हमारे साथ साथी जुड़े, सरोज जी, राजेश जी, मनीष जी, सुजीत जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात होगी लगातार विधानसभा चुनाव तक, हम लगातार इस तरीके से जुड़ते रहेंगे और बिहार से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बिहार है और बिहार में राजनीति हर दिन करवट पलटती रहती है। नीतीश कुमार के नाम को लेकर जिस तरीके का विरोध कहीं न कहीं शुरू हो गया है कि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी में सम्राट चौधरी का जो विरोध चल रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है तस्वीरें साफ होंगी कि किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ना है और बिहार बीजेपी का नेता कौन होगा, सब पर हमारी नज़र है। लगातार हम आप तक ये सारी खबरें, घटनाक्रम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।